हमारा जो बायोटिक फैक्टर, बायोटिक का मतलब होता है जैविक कारक, मतलब जब जीवित कारक मतलब जीव जंतुओं के माध्यम से जब पर परागण की क्रिया कराई जाती है, अर्थात परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचाया जाता है, तो उसको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। आइए हम जाने कि कौन कौन से ये फैक्टर होते हैं। इसमें हमने मुख्य रूप से 4 फैक्टर्स जिसके द्वारा कि प्रायः परागण की क्रिया होती है, संपन्न होती है। पहला आप देख रहे हैं एंटेमोफिली। एंटेमोफिली का मतलब बाई इंसेक्ट, यानी कि जहाँ पर परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर वर्तिकाग्र पर ले जाने का कार्य कीटों के माध्यम से होता है। कीटों जैसे मधुमक्खी के माध्यम से, बर्र के माध्यम से, चींटी के माध्यम से, और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे जैसे तितली है। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम एंटेमोफिली पॉलिनेशन या कीटों के माध्यम से होने वाले परागण को कहते हैं, परागण कहते हैं, और ऐसा पौधा एंटेमोफिली कहलाता है। दूसरा इसमें देख रहे हैं हम चीरोप्टेरोफिली। चीरोप्टेरोफिली में जो ऐसे पुष्प जो रात में खिलते हैं और रात में उड़ने वाले पक्षी जैसे चमगादड़ के माध्यम से यहाँ पर परागण की क्रिया हो पाती है, तो ऐसे पुष्प को हम चीरोप्टेरोफिली कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मलैकोफिली। मलैकोफिली बाई स्नेल, जहाँ पर परागण की क्रिया स्नेल में जैसे जितने मोलस्कन एनिमल होते हैं जिनके ऊपर एक खोल चढ़ा रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कवच के अंदर बंद रहने वाले जंतु होते हैं, उनके माध्यम से जहाँ पर परागण की क्रिया संपन्न कराई जाती है, तो ऐसे पौधों को हम मलैकोफिली कहते हैं। और वहाँ पे परागण कराने वाला जो एजेंट है, जो कारक है, वो कौन होता है? स्नेल टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे सीपी, घोंघा, है ना। और नेक्स्ट जो हम यहाँ देख रहे हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली बहुत ही आप लोग आसपास अक्सर देखते होंगे, चिड़ियों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से यहाँ पे परागण की क्रिया होती है। कि प्रायः जो पक्षी होते हैं वो वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, और जो पौधे जो जिसमें फ्लावरिंग होती है, जिस वृक्षों में फूल लगते हैं, उससे वो अपना भोजन भी लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि या फिर वहाँ पे अपना घर बनाते हैं, तो उनके रगड़ से, पत्तियों की रगड़ से जो उसके परागकण होते हैं उनके ऊपर, उनकी चोंच पर या उनकी पूंछ पर लग जाते हैं, और फिर जब वो उड़कर कहीं दूसरे वृक्ष पर बैठते हैं, पुष्प के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ पे उसको परागित कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो परागण होता है वो चिड़ियों के माध्यम से या पक्षियों के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार के पौधों को हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। बच्चों इसको जानेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटेमोफिली फ्लावर के द्वारा हम यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन दिखा रहे हैं, जहाँ ये मधुमक्खी है जो इस पुष्प के पर बैठती है, पराग की तलाश में आती है, मकरंद के लिए आती है, अपना भोजन लेती है, और उसी क्रिया के दौरान उसके हिलने डुलने से जो परागकोश होते हैं फट जाते हैं, परागकण उसके ऊपर आ जाते हैं, और वो परागकण को फिर जब वहाँ से उड़ के किसी दूसरे पुष्प पे जाती है, तो उसके लगातार जो फड़फड़ाने की गति होती है, आप देखते हैं कीटे फड़फड़ाते हैं, अपना पैर रगड़ते हैं, इन सब क्रिया के माध्यम से क्या होता है, और कभी कभी पुष्प को हिलने डुलने से जो परागकण होते हैं वह इसके वर्तिकाग्र पर और इसके विभिन्न अंगों पर भी गिरते हैं, लेकिन जब ये वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर परागण की क्रिया सबको संपन्न कराते हैं। तो आप जानते हैं किस प्रकार से हम कीटों में परागण को देखते हैं। बच्चों इसके साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कीटों के द्वारा परागण जहाँ पर पाया जाता है, जिसके पौधे में पाया जाता है, वो पुष्प जो होते हैं बहुत ही विशेष प्रकार का उनपे आकर्षण होता है। मतलब उनके पंखुड़ियाँ बहुत खिली खिली सी बड़ी होती हैं, मतलब दल पुंज बड़े होंगे, रंगीन होते हैं, उसमें बहुत ही खास तरीके की खुशबू पाई जाती है, उसमें पराग या मकरंद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि इंसेक्ट या कीट और पक्षी उनके पास अट्रैक्ट होते हैं, और उसमें अपना पोषक लेते हैं और अपनी पुष्प को परागण की क्रिया से लाभान्वित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के परागणों को पढ़ा। बच्चों एक विशेष प्रकार का परागण आप ये देख रहे हैं साल्विया के पौधा में। ये तो हमने बहुत जितने भी तरीके के परागण होते हैं उसको हम जान लिए हैं।
अब हम यहाँ पे एक विशेष प्रकार का परागण इस सैल्विया में दिखा रहे हैं। सैल्विया जो है ये लैमिनेसी फैमिली, लैबिएटी फैमिली का पौधा है। लैबिएटी फैमिली के पुष्प की विशेषता होती है लैबी, लैब माने होता है लिप से मतलब होता है वही द्विओष्ठ की संरचना। इसके जो बाह्यदल होते हैं देखिए होठ के आकार में विन्यसित रहते हैं, निचला होठ और ऊपरी होठ। ऊपरी होठ और निचले होठ पर क्या होते हैं, इसके एक एक परागण यानी इसमें 2 पुंकेसर होते हैं वो इसमें लगे रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक वर्तिकाग्र या स्त्री केसर भी होता है। लेकिन आप जाने यहाँ पे ये पुष्प जो होता है प्रोटैंड्रस होता है। प्रोटैंड्रस का मतलब होता है कि प्रो माने पहले, एंड्रस माने एंड्रूसियम यानी कि नर जननांग। इसका जो नर जनन भाग होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है। इसका जो बच्चों पुंकेसर होता है उस पुंकेसर के जैसे कि 3 पार्ट हर एक पुंकेसर में होते हैं, तो इसमें भी जो इसके 3 भागों में जो इसका फिलामेंट होता है वो छोटा होता है। और इसका जो कनेक्टिव होता है जो कि पराग कोश से जुड़ा होता है वह जो होता है बड़ा लंबा हो जाता है। और उसके जो है जो पराग कोष्ठ होते हैं वो 2 भाग में बिखरे हुए रहते हैं, निचला स्तर और ऊपरी स्तर। निचला जो कोष्ठ होता है उसमें कम से कम उसमें जो परागकण होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब वो पुष्प को परागित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। और ऊपरी जो पराग कोष्ठ होते हैं उसके परागकण जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। और जैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कीट है इसके अंदर ये मक्खी जैसे इसके अंदर बैठती है, इसके स्ट्रक्चर से अट्रैक्ट होकर के भी बहुत कलरफुल फ्लावर होते हैं। जैसे इस पर ये बैठती है वैसे ही क्या होता है इसका जो कनेक्टिव पार्ट होता है योजी जिससे कि परागकोश जुड़े रहते हैं वो दबता है। उसके दबने से जो उसका ऊपरी पराग होता है, परागकोष्ठ जो होते हैं वो इसको सतह को टच करते हैं और परागकण इसके ऊपर आ जाता है। और जब पुनः ये इससे निकलती है और फिर दूसरे पुष्प पर बैठती है तो वह पुष्प जहाँ पर कि मादा जननांग जो है वो परिपक्व हो चुका होता है, जब वहाँ पर ये पहुँचती है जैसे कि प्रोटैंड्रस है तो उसमें क्या हुआ कि उस पुष्प के तो परागकण निकल चुके थे। जब ये मक्खी उस पुष्प पे जाती है तो उसके आगे की तरफ जो वर्तिकाग्र होता है वह उसको क्या है इसके पीठ को टच करता है, इसके हिलने डुलने से वो इसके पीठ को टच करता है। और इसके पीठ पर क्या होता है कि जो परागकण लगे होते हैं उसके संपर्क में आने से वर्तिकाग्र के पास परागकण पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विशिष्ट प्रकार का पॉलिनेशन है जो पुष्प के एक विशेष मॉर्फोलॉजी आकारिकी की वजह से हो पाता है, इसे लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। स्टेमन लीवर मैकेनिज्म, स्टेमन लीवर मैकेनिज्म मतलब इसमें जो स्टेमन जो होता है यानी कि जो पुंकेसर होता है वो लीवर की तरह कार्य कर रहा होता है। लीवर मतलब जैसे चिमटा होता है उस तरीके का काम करता है। नेक्स्ट हम इसमें एक और पॉलिनेशन पे देख रहे हैं, बहुत ही विशेष प्रकार का पॉलिनेशन है। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है साइकोनियम। ये इन्फ्लोरेसेंस साइकोनियम एक पुष्पक्रम है। इस पुष्पक्रम की विशेषता ये होता है कि ये जो पौधे जो हैं ये फाइकस कैरिका या फिग का ट्री जो होता है उसमें इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, जिसमें आप देखते हैं यह द्विलिंगी पौधा द्विलिंगी पुष्प इसके अंदर है। द्विलिंगी पुष्प का मतलब इसमें आप देख रहे हैं नर पुष्प मादा पुष्प दोनों हैं। देखिए मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर और दोनों जो है एक दूसरे के एकांतर क्रम में भी लगे रहते हैं। जब मेल पुष्प और फीमेल पुष्प एक दूसरे के एकांतर क्रम में लगे रहते हैं तो आप सोचते होंगे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो सकता है और ये बंद प्रकार के पुष्प हैं। एक तरीके से ये देख रहे हैं आप गुहा के अंदर सारे लाइन से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण होता है। इसका मेन कारण क्या है कि ये पुष्प जो होता है इसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनस कंडीशन का मतलब होता है इसमें जो मादा जननांग इसका जो है वर्तिकाग्र जो है ये पहले परिपक्व होता है और पुंकेसर बाद में परिपक्व होता है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो वेस्प के द्वारा होता है, फीमेल वेस्प के द्वारा। फीमेल वेस्प जो है वह मकरंद की तलाश में, पोषण की तलाश में इस पौधे के पास आती है, इसके पुष्प से आकर्षित होती है और इसमें ये जो छिद्र ऑस्टियोल कहते हैं
इसके माध्यम से इसके अंदर जाती है और इसमें पूरा इसके पास स्पेस होता है, घूम घूम करके हर एक पुष्प से क्या लेना चाहती है, पराग को इकट्ठा करती है, अपना पोषण लेना चाहती है। इस क्रिया में वो जो उसके शरीर पे परागकण पड़े रहते हैं, उससे वह विभिन्न पुष्पों को लाभान्वित करती है, उसके प्रतिकाग्र पे छोड़ती जाती है और वो पुष्प में निषेचन क्रिया को संपादित करती है। साथ ही वह वहीं पर रहती भी है और अपने अंडे वहाँ पर दे देती है। जिस पुष्प में वहाँ अंडे ये देती है, जिस पुष्प के कोष्ठ में अंडों का विकास होता है, लार्वा बनते हैं, वो पुष्प जो है फल में नहीं बदल पाते हैं। तो ऐसे पुष्प को हम गाल फ्लावर कहते हैं। वो गाल फ्लावर हो जाते हैं, मतलब उसमें वो पुष्प जो है उसमें निषेचन नहीं हो पाता है, या निषेचन होने के बाद निषेचन नहीं हो पाता है। इसके बाद इस क्रिया के दौरान लार्वा देने के बाद, अंडे देने के बाद और पोषण लेने के बाद वो वयस्क वहीं पर मृत हो जाती है। और बाद में जब उसके लार्वा मैच्योर होते हैं, लार्वा जब मैच्योर होते हैं, वयस्क बनते हैं, वो वयस्क भी उसी पुष्प में रहता हुआ अपना भोजन लेता है। और जो उसमें नर वयस्क होते हैं, वो वहाँ पे क्या करते हैं, उनमें रेंगने का गुण होता है। दे आर क्रीपर्स नॉट फ्लाइंग, उनके पास विंग्स नहीं होते, उनके पास पंख नहीं होते, वो उड़ नहीं सकते, इसलिए वो इसी गुहा में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और जहाँ रहते हैं वहीं पर क्या करते हैं, वो अपने जो है एक टनल टाइप का, सुरंग टाइप का छेद का निर्माण करते हैं। और उसके बाद जब ये मैच्योर होते हैं तो वहीं पे जो फीमेल वयस्क हैं उनको ये फर्टाइल कर देते हैं, उनको निषेचित करते हैं, मेटिंग करते हैं, है ना, प्रजनन कर लेते हैं। और प्रजनन करने के बाद जो मेल वयस्क होते हैं वो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, बिकॉज कि उनके पास विंग्स नहीं है, तो उसके बाहर वो नहीं निकल पाते हैं। और जो फीमेल होती है वो क्या करती है, वो उसमें क्या उससे निकलने का रास्ता ढूंढती है। और इस प्रक्रिया में इतने दिनों के में रहने के बाद उस पुष्प के जो मेल फ्लावर होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं और उनमें से परागकण जो है उस जो मादा वयस्क के शरीर पे आ जाता है। और उसके बाद धीरे जब भी वो रास्ता पाती है तो वहाँ से निकल करके उड़ जाती है और फिर दूसरे फाइकस कैरिका के पौधे में अपना जीवन चक्र पूरा करती है। तो यह भी एक विशिष्ट प्रकार का पॉलिनेशन है। इसमें सहजीविता भी बहुत ही स्पष्ट सहजीविता पाई जाती है बच्चों। जैसे कि जो इसमें सहजीवन क्या होता है, साथ साथ जीवन यापन करना। जो वयस्क है वो अपना पूरा जीवन चक्र जो है इस फाइकस के फ्लावर में क्या करता है, अंडे भी देता है, प्रजनन भी करता है, ये दो महत्वपूर्ण क्रिया को यहीं पे संपादन करता है। और उसके बाद क्या करता है, और उसके बदले में वो जो पुष्प का जो आवास ले रहा है उसको आवास लेता है और बदले में पुष्प को क्या करता है, परागित कर देता है, उसमें परागकण को पहुंचाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक सहजीविता का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण देखने को भी मिलता है। तो इस प्रकार से हमने पॉलिनेशन के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा, विभिन्न प्रकार के पॉलिनेशन को हमने यहाँ पे पढ़ा और समझा बच्चों। अब हम इसमें आपको एक यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पॉलिनेशन के बाद ये परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो वर्तिकाग्र पर ही इसमें आगे का विकास होता है। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम इसके आगे की जानकारी लेंगे कि कैसे फिर परागकण वर्तिकाग्र पर डेवलप करता है, निषेचन करता है और फिर उस निषेचन के बाद वो पुष्प जो है वह बीज का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन अपनी अगली कक्षा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।